नमस्कार। हिंदी की परीक्षा दरवाजे पर है और हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ सही जवाब लिखने का खेल नहीं है। नहीं, ये तो एक कला है, एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो आज हम इसी कला को समझने वाले हैं, उन कुंजियों को खोजने वाले हैं जो हमें सबसे आगे ले जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक सवाल, हिंदी की परीक्षा क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती या फिर एक मौका? अक्सर इसे एक चुनौती की तरह देखा जाता है, पर असल में ये अपनी सोच, अपनी समझ को दिखाने का एक सुनहरा अवसर है। यकीन मानिए, ये सिर्फ रटने का इम्तिहान बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपनी क्रिएटिविटी और एनालिसिस को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले ज्ञान की परख, फिर गद्य पद्य की गहराई, उसके बाद साहित्य के सितारे, भाषा की नींव और आखिर में सबसे जरूरी रचनात्मक कौशल। समझिए, ये सफलता का हमारा रोड मैप है। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, ज्ञान की परख। ये वो मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं ना, जो अक्सर बड़े आसान लगते हैं, लेकिन यही स्कोर की मजबूत नींव रखते हैं। यहाँ एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। जैसे इस सवाल को देखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये सवाल सीधे सीधे साहित्यिक ज्ञान की गहराई को नापता है। सही जवाब है छायावाद। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे तो एक पूरी साहित्यिक क्रांति, एक पूरी विचारधारा छिपे हुई है। तो आखिर ये छायावाद है क्या? सोचिए, जैसे कोई पेंटर सिर्फ राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाने के बजाय एक अकेली पत्ती पर गिरी ओस की बूंद की खूबसूरती दिखाए। बस यही था छायावाद। बड़ी बड़ी बाहरी चीजों यानी स्थूल के बजाय मन की कोमल भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता यानी सूक्ष्म पर ध्यान देना। इसी को कहते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। और ये देखिए अगला सवाल, कवियों को दी गई उपाधियों के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी कविताओं में प्रकृति इतनी कोमलता और इतनी जिंदादिली से उभर कर आती है कि ऐसा लगता है मानो शब्द नहीं बल्कि तस्वीरें देख रहे हों। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, गद्य पद्य की गहराई। ये वो सेक्शन है जहां एक जासूस की तरह पंक्तियों के बीच छिपे हुए अर्थ को खोजना होता है। यहाँ एनालिटिकल स्किल्स की असली परीक्षा होती है। अब इस गद्यांश की पहली लाइन ही देखिए, ये सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में दुख एक वरदान हो सकता है? लेखक जनेंद्र कुमार कहते हैं, हाँ, यह ईश्वर का वरदान है। ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ लेखक का जो दर्शन है वो बहुत दिलचस्प है। उनका मानना है कि दुख ही हमारे अहंकार को, हमारी ईगो को गलाने की एकमात्र दवा है। और असल भाग्योदय वो तब होता है जब हम दुख में भी ईश्वर की कृपा देख पाते हैं। हमारा पुरुषार्थ बस उस रोशनी को खोजने के लिए है जो पहले से ही हर जगह, हर कण में मौजूद है। अब पद्य की दुनिया में चलते हैं। ये पंक्ति कैकेयी के गहरे पश्चाताप को दिखाती है। सोचिए जरा, वो एक ही समय में पास भी रहना चाहती हैं और दूर भी। ये उनकी भावनाओं के अंदर चल रहे द्वंद्व का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है। यहाँ निकट भी दूर में विरोधाभास अलंकार का कितना शानदार इस्तेमाल हुआ है। दो बिल्कुल उल्टे शब्द, निकट और दूर, एक साथ आकर एक गहरा मतलब पैदा कर रहे हैं। मतलब शारीरिक रूप से तो पास हैं, पर भावनात्मक रूप से एक दूरी बनाए रखने की इच्छा है। ये खूबसूरती से दिखाता है कि भाषा कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को भी व्यक्त कर सकती है। अब बात करते हैं साहित्य के सितारों की। किसी लेखक या पात्र के बारे में लिखना सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट बनाना नहीं होता। चलिए देखते हैं कि उनके जीवन और उनके कैरेक्टर को असरदार तरीके से कैसे पेश किया जाए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिखते समय एक टाइमलाइन की तरह सोचना चाहिए। उनके जन्म से लेकर मिसाइल मैन बनने का सफर और फिर भारत के राष्ट्रपति पद तक की यात्रा, इन मुख्य पड़ावों को जब हम जोड़ते हैं तभी उनके महान व्यक्तित्व की पूरी कहानी बयां हो पाती है। ठीक इसी तरह बहादुर का चरित्र चित्रण करते समय उसके गुणों के सफर को देखना होगा। वो भोला था, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां वो सब कुछ छोड़कर भाग गया, एक पलायनवादी बन गया। उसके हर गुण के पीछे एक कहानी है। और रश्मिरथी के कर्ण का चरित्र तो और भी कॉम्प्लेक्स है। वो एक महान योद्धा है, दानवीर है, लेकिन साथ ही साथ दोस्त के धर्म और अपमान के दंश के बीच फंसा हुआ है। इन सभी पहलुओं को जब हम उजागर करते हैं
तभी उसका चरित्र चित्रण पूरा होता है। चलिए अब अपनी भाषा की नींव को मजबूत करते हैं। व्याकरण, रस और छंद, ये वो इंजन है जो साहित्य की गाड़ी को गति देते हैं। और हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ सटीकता से पूरे अंक मिल सकते हैं। भयानक रस, इसकी परिभाषा को इस उदाहरण से बेहतर नहीं समझा जा सकता। कल्पना कीजिए, एक यात्री है जिसकी एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ शेर। इस सीन से जो डर पैदा होता है ना, बस वही भयानक रस का स्थायी भाव है। संस्कृत से हिंदी अनुवाद में सबसे जरूरी चीज है भाव को बनाए रखना। इस श्लोक में देखिए कैसे संस्कृत के सार को, उसके एसेंस को बिना खोए हिंदी में बिल्कुल साफ साफ पेश किया गया है। ये भाषा की समझ का एक सटीक टेस्ट है। व्याकरण के नियम कभी कभी मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर तोड़कर समझा जाए तो आसान हो जाते हैं। जैसे नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम कैसे बना, या फिर चंद्रशेखरः में बहुव्रीहि समास क्यों है। इस तरह का एनालिसिस नियमों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, रचनात्मक कौशल। ये वो स्टेज है जहां अब तक सीखे गए सारे स्किल्स, चाहे वो ज्ञान हो, विश्लेषण हो या व्याकरण, सब एक साथ मिलकर एक नई रचना को जन्म देते हैं। आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर निबंध लिखने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना से शुरू करके कारण और उसके बुरे परिणामों पर चर्चा करना, फिर समाधान बताना और आखिर में एक दमदार उपसंहार लिखना, ये 5 कदम निबंध को एक लॉजिकल और प्रभावशाली रूप देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सफलता की कुंजी इन 5 बातों में छिपी है। पहली, तथ्यों पर पकड़। दूसरी, गहरी समझ। तीसरी, लॉजिकल स्ट्रक्चर। चौथी, व्याकरण का ज्ञान। और 5वीं, लिखने से पहले एक ठोस योजना। इन सीढ़ियों पर चलकर ही सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। परीक्षा से हटकर सोचें कि भाषा और साहित्य की इस बनावट को समझना हमें अपनी खुद की कहानियों को बेहतर ढंग से कहने में कैसे मदद करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।